What do you mean by dense set? Dense set. A subset A of a metric space Xt is called dense if A closure is equal to X. For example, Q is dense in R. This is an example of a dense set. Now see, you know the definition of a closure. X is an A closure if and only if for all epsilon greater than 0, B epsilon X intersection with A is not equal to phi. Do you remember this definition? It means if A is dense in capital X, then for all X in X, if you will make a ball at X of any radius, then that ball will intersect A. कहने का मतलब कि अगर हम X कैपिटल X में ले लिए और A जो है X में डेंस है, इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी बॉल बनाएंगे X के अराउंड किसी भी रेडियस की, तो वो बॉल A को जरूर इंटरसेक्ट करेगी. यानी किसी भी पॉइंट के अराउंड कोई भी बॉल बनाएंगे तो उसमें A के कुछ पॉइंट जरूर आएंगे, and that's why it is called dense. So let xt1 and yd2 be two metric spaces. Isometry define कर रहे हैं. A map phi from x to y is called isometry if phi of x and phi of y, if I take xy in, if for all xy in x, the distance between phi x and phi y is same as the distance between x and y. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोमेट्री है. यानी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस और उसके इमेज के बीच की डिस्टेंस, पॉइंट्स की जो इमेज आ रही है उनके बीच की डिस्टेंस चेंज ना हो, तो कोई ऐसी मैप हो तो उसको हम लोग आइसोमेट्री बोलते हैं. ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल अगर लें तो R से R2 में एक मैप हमने डिफाइन कर दी. दोनों के ऊपर दोनों ही मैट्रिक स्पेस है, और आप देख सकते हैं अगर x को हम भेजते हैं x 0 पे, तो हर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस नहीं चेंज होगी. सो इट इज एन आइसोमेट्री. इट इज एन आइसोमेट्री. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. अब हम लोग डिफाइन करते हैं कंप्लीशन ऑफ ए मैट्रिक स्पेस. What do you mean by completion of a metric space? A metric space m cap d cap is called completion of metric space MD if, first thing, m cap d cap is a complete metric space. Metric space.
Second thing is that MD is isometric to a dense subset of M cap D cap. इस लाइन का मतलब देखिए, that is there exists phi from M to M cap such that phi is an isometry so I need to write M cap, one second. Such that phi is an isometry and जो M की इमेज है phi M वो डेंस सबसेट होनी चाहिए, यानी इसकी जो इमेज है वो M कैप के बराबर होनी चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय कंप्लीशन ऑफ मैट्रिक स्पेस? एक मैट्रिक स्पेस MD दिया है तो एक दूसरे मैट्रिक स्पेस M कैप D कैप को हम बोलेंगे कंप्लीशन है इस स्पेस का अगर M कैप D कैप कंप्लीट हो, और MD से M कैप D कैप में एक मैप मिले जो कि आइसोमेट्री हो, सच दैट की जो इमेज आ रही है उसका क्लोजर M कैप आ जाए. तो अगर मैट्रिक स्पेस कंप्लीट है तो कंप्लीशन क्या हो जाएगा? सेम मैट्रिक स्पेस हो जाएगा. नोट दैट. सर आइसोमेट्री वाला एग्जांपल फिर से बताइएगा. अच्छा ठीक है, ये लाइन लिख के फिर बताते हैं. नोट दैट इफ M is complete then M cap is equal to M. तो उसका कंप्लीशन क्या होगा? वो खुद ही होगा. अगर M कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है तो उसका कंप्लीशन खुद आएगा, और अगर कंप्लीट नहीं है तो उसका कंप्लीशन हम लोग बना सकते हैं. अभी हम लोग देखेंगे कैसे इसको कंप्लीशन करना है. चलिए आइसोमेट्री और उसके एग्जांपल पे आते हैं. अभी जो हमने पहले एक एग्जांपल दिया था उसको पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको और एग्जांपल देते हैं. हम एक मैप डिफाइन कर रहे हैं, पाई फ्रॉम R to R square एंड फाई ऑफ x इज इक्वल टू x0. ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्टेंस देखते हैं. तो R के अंदर डिस्टेंस कैसे नापी जाती है? मॉड लगा के नापी जाती है. सर तो फाई मॉड, मैट्रिक, यस कह रहे हैं सर फाई जो मैट्रिक स्पेस है. फाई तो मैप है, R मैट्रिक स्पेस है विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक. R के ऊपर मैट्रिक कौन सी है? D of xy इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस फाई. एंड R2 इज आल्सो ए मैट्रिक स्पेस. R2 के ऊपर मैट्रिक कौन सी है? R2 के ऊपर जो मैट्रिक है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे. R जो है मैट्रिक स्पेस है. सपोज करिए इसकी मैट्रिक को हम D1 से डिनोट कर रहे हैं. सो D1 क्या है? D1 ऑफ xy इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस फाई. एंड R2 इज अनदर मैट्रिक स्पेस. R2 के ऊपर मैट्रिक क्या है? इसको अगर हम D2 से डिनोट करें तो D2 ऑफ xy, यहाँ पे क्या हो गया? x और y वेक्टर हो गया, इज अंडर रूट x माइनस फाई इंटू एक्स माइनस फाई. इंटू मतलब डॉट x माइनस फाई, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ x माइनस फाई. इस तरह से R2 के ऊपर मैट्रिक डिफाइंड है. ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो मैप हमने डिफाइन की, ये मैप क्या है? ये मैप आइसोमेट्री है. तो आइसोमेट्री होने के लिए क्या होना पड़ेगा? फाई x और फाई y के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी. फाई x एंड फाई y डिस्टेंस कौन सी होगी? फाई x क्योंकि R2 में है, फाई y भी R2 में है, सो दिस इज D2 फाई x फाई y. व्हाट इज दिस डिस्टेंस? D2 ऑफ x0 एंड y0. तो क्या आएगा ये? अंडर रूट x माइनस वाई कॉमा 0 डॉट x माइनस वाई कॉमा 0. So this is under root x minus y square. So this is x minus y. पॉजिटिव लेते हैं डिस्टेंस, इसलिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे.
तो ये निगेटिव भी हो सकता है नंबर, तो इसको मॉड लगा देते हैं, मॉड ऑफ x माइनस वाई। और यहाँ पे जो डिस्टेंस थी r में वो भी यही थी, सो दिस इज नथिंग बट d1 xy। सो दिस इज एन आइसोमेट्री। समझ में आ रहा है? जी सर। एक और एग्जांपल हमको आपको देते हैं। मान लीजिए कि हमने Rn से Rn में एक मैप डिफाइन किया, Rn में, और A हमने लिया एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझ में आता है? व्हाट डू मीन बाय ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? A into A transpose is equal to A transpose into A is equal to identity। आइडेंटिटी। ठीक है, अब एक मैप डिफाइन कर रहे हैं Rn से Rn में। phi of x is a vector written in column, so x is a column vector actually। ठीक है, so phi of x is equal to ax। अब अगर हम आपसे पूछें कि क्या ये मैप आइसोमेट्री है, तो Rn में डिस्टेंस नापने का तरीका आपको पता है। Rn में डिस्टेंस नापने का तरीका है d of x y is equal to यूजुअल जो डिस्टेंस है अंडर रूट x माइनस वाई डॉट x माइनस वाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो अब ये जो वेक्टर है एक्चुअल में क्या है, ये ना वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट हमको लेना है। तो x भी वेक्टर है, y भी वेक्टर है, सब वेक्टर को कैसे लिखें हम? कॉलम वाइज लिखें। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए वेक्टर का यहाँ पे t लगाना पड़ेगा। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये रो वाइज हो जाएगा और ये कॉलम वाइज हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जब इनका दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट लेंगे तो ये अपने आप डॉट प्रोडक्ट दे देगा। तो हम dxy इस तरह से लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? डू यू एग्री विथ मी और नॉट? अगर हम वेक्टर को नॉर्मल वेक्टर लिखते तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, जैसे रो में लिख रहे हैं तो दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैट्रिक्स के वे में लिखना है तो हमको क्या करेंगे, अगर हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो ये एक रो वेक्टर बन जाएगा और ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो जाएगा और ये एक कॉलम वेक्टर होगा। तो रो और कॉलम वेक्टर का जब प्रोडक्ट होगा सिंगल रो सिंगल कॉलम का, तो ये अपने आप डॉट प्रोडक्ट दे देगा इन दोनों वेक्टर का। डू यू एग्री एट दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। सर जो dxy इक्वल टू अंडर रूट x माइनस वाई का ट्रांसपोज है सर, वो कैसे लिखें? अच्छा देखो ना, अगर हमको डॉट लेना है, जैसे x की वैल्यू क्या हो गई, x1 x2 xn होती, और y की वैल्यू होती y1 y2 yn। अगर ऐसे होती तो हम x माइनस वाई डॉट x माइनस वाई जब लिखते तो क्या आता, तब आता x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस अप टू xn माइनस yn स्क्वायर। ये आ जाता ना? यस सर। लेकिन हम वेक्टर को कॉलम वाइज लिख रहे हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो x क्या है हमारा, x जो वेक्टर है वो x1 x2 xn, और y जो वेक्टर है वो y1 y2 yn। यस सर, इसलिए ट्रांसपोज होगा। हाँ, so घट x के। माइनस वाई का जब ट्रांसपोज करेंगे तो हमको x1 माइनस y1 से लेकर xn माइनस yn मिलेगा। और जब इसको हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस वाई ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स एंड x माइनस वाई दूसरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही ऊपर वाली चीज आ जाएगी। डू यू एग्री और नॉट? यस यस। ठीक है, तो Yes, बस sir. लिखने के तरीके में अंतर है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो अब देखते हैं ये मैप जो है क्या है, ये मैप पे एक आइसोमेट्री होती है, कैसे होती है देखते हैं है कि नहीं। तो फाई एक्स हमने लिया एक वेक्टर एंड फाई वाई दूसरा वेक्टर लिया और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। सो बाय डेफिनेशन डिस्टेंस इज व्हाट, अंडर रूट फाई एक्स माइनस फाई वाई ट्रांसपोज इनटू फाई एक्स माइनस फाई वाई। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। चलिए फाई एक्स की वैल्यू रखते हैं, फाई एक्स से ए एक्स माइनस ए वाई, ये दोनों वेक्टर हो गए, इनटू यहाँ पे आ गया ए एक्स माइनस ए वाई, अंडर रूट दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ए इंटू
एक मैट्रिक्स हो गई, x माइनस वाई दूसरी मैट्रिक्स हो गई, यहाँ पे ट्रांसपोज लगा है, ये दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस टू मैट्रिसेस, and again A into x minus y is another matrix. We need to multiply all these matrices. Now, by definition of transpose, by the property of transpose, x minus y transpose, A transpose, और यहाँ से क्या आया? A into x minus y. So what is this? This is under root x minus y transpose. A transpose A identity matrix हो गई, तो उसको छोड़ सकते हैं, x minus y, and this is nothing but the distance between x and y. So this map is an isometry. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना एक तरह का रोटेशन होता है. ठीक है, आप लोग R2 पे इसको करके देखिएगा. और या फिर रोटेशन होगा या रिफ्लेक्शन होगा. अगर डिटर्मिनेंट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या आता है? +1 या -1? डू यू नो और नॉट? यस Yes, सर। sir. +1 होता है तो रोटेशन देगा, और -1 आएगा तो रिफ्लेक्शन देगा. यस सर। R2 के ऊपर इसको करके देखिएगा. लेकिन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना मतलब एक आइसोमेट्री है ये Rn के ऊपर. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोमेट्री. है तो हम लोग लेकिन क्या कर रहे थे, हम लोग कंप्लीशन डिफाइन कर रहे थे. तो कंप्लीशन होने के लिए क्या होना चाहिए? मैट्रिक स्पेस अगर MD दिया है तो इसका कंप्लीशन का मतलब एक दूसरा मैट्रिक स्पेस. अगर MD कंप्लीट है तब तो इट्स कंप्लीशन इज सेम. अगर वो कंप्लीट नहीं है तो हम लोग एक दूसरा मैट्रिक स्पेस बना सकते हैं M कैप D कैप, जिसको हम इसका कंप्लीशन बोलेंगे. कब? जब M कैप D कैप कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो और MD जो है उसकी एक आइसोमेट्रिक इमेज उसके अंदर बैठी हो एज ए डेंस सबसेट. यानी एक आइसोमेट्री मिले MD से M कैप D कैप में, सच दैट की जो इमेज है वो डेंस हो M कैप के अंदर. तो हम लोग बोलेंगे वो कंप्लीशन हो गया इसका. ठीक, चलिए अब हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? कंस्ट्रक्शन, ठीक है. कंस्ट्रक्शन फॉर M कैप D कैप. अब देखिए M जो है कंप्लीट नहीं था. उसमें प्रॉब्लम क्या थी? उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसमें कोसी सीक्वेंस हैं वो कन्वर्ज नहीं कर रहे थे, तभी तो कंप्लीट नहीं था. डू यू एग्री और नॉट? यस सर। Yes, sir. तो अब हमको क्या करना है? हमको कुछ ऐसा स्पेस चाहिए जहां पे सारे कोसी सीक्वेंस कन्वर्ज करें. अब हम लोग क्या करेंगे कि M में इज दैट हम लोग M में जिन पॉइंट्स की कमी है, यानी कोसी सीक्वेंस की जो लिमिट है, अगर उसको और ऐड कर दें तो क्या होगा? M का एक एक्सटेंशन होगा और वो कंप्लीट हो सकता है. सो हाउ वी विल डू इज दिस वर्क. इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग M के ऊपर जितने कोसी सीक्वेंसेस हैं सबका सेट बनाते हैं. ठीक, उन कोसी सीक्वेंस का सेट बनाने के बाद चलिए पहले बनाते हैं. कंसीडर M bar to be the set of all Cauchy sequences in M. M के सारे Cauchy sequences को लीजिए. ठीक है, ये जो सेट है इसके अंदर हम लोग एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे. डिफाइन a relation tilde on M bar as
अगर हम दो सीक्वेंसेस ले रहे हैं फॉर x इज इक्वल टू xn एंड y इज इक्वल टू yn, ये दो सीक्वेंसेस हमने लिया, कैसे सीक्वेंस लिया? कोसी सीक्वेंस लिया। कहां पे लिया? m बार में। we say x is related to y if and only if limit distance between x and yn n is going towards infinity, this becomes 0. ये दोनों कोसी सीक्वेंसेस को हम बोलेंगे रिलेटेड हैं। कब बोलेंगे रिलेटेड हैं? अगर इनके nth टर्म्स के बीच की दूरी 0 की तरफ जाए as n is going towards infinity. समझ में आ रही बात? m एक मैट्रिक स्पेस है, हम क्या कर रहे हैं, उसका कंप्लीशन हमको करना है। हमने इसके लिए एक m बार एक सेट बनाया, सेट ऑफ ऑल कोसी सीक्वेंसेस इन m में जितने कोसी सीक्वेंस थे सबको इकट्ठा किया, और अब जो सेट है वो कोसी सीक्वेंस का ही सेट है। इस सेट के ऊपर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया। वी डिफाइन रिलेशन ऑन दिस सेट। I take two elements of this set x and y in m bar. I say x is related to y if and only if limit n is going towards infinity, distance between xn and yn is equal to 0. ठीक है? So my claim is that this is an equivalence relation. Do you know the definition of equivalence relation? Equivalence relation पता है आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Reflexive, Reflexive, transitive, symmetric, so करना। Symmetry. yes, symmetric, and then transitive. Transitive. So is this relation is reflexive? Yes, Is sir. it Yes, sir. related to x? Yes, sir. This is very much clear by definition. Is this relation is transitive? Means x is related to y implies y is related to x. Yes, sir. This is also clear from this definition, because if the distance between xn and yn as n is going towards infinity is 0, then distance between xn and yn can be written as distance between yn and xn. dxn yn की जगह हम लोग dyn xn भी लिख सकते हैं। तो अगर x y से रिलेटेड है तो y x से भी रिलेटेड होगा। This is also very much clear. Now the only things that remains is transitivity. So take three sequences, x is xn, y is yn, and z is zn. I take three sequences. Now you know one thing, by the triangular inequality, because MD is a metric space, distance between x and yn can be written as less than equal to distance between x and zn plus distance between z and yn. And this is true for all n. हर n के लिए ऐसा होगा. Do you agree or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, ठीक है. Now suppose what we want to show, yes, let me first assume, suppose x is related to y and y is related to z. What we want to show? We want to show x is related to z. Okay, so I need to start with xz. So in place of xy, I can also use xz, है ना? यहाँ पे जैसे xy हमने किया था, इसकी जगह पे हम xz भी लिख सकते हैं. So distance between x and zn is less than equal to distance between x and yn plus distance between yn and zn for all. This is also true. Now take the limit on both the sides. So limit distance between
x and zn, n is going towards infinitive, will be less than equal to the limit n is going towards infinitive, distance between x and yn plus limit n is going towards infinitive, distance between yn and zn. Do you agree or not? लेकिन हमको पता है कि x और y रिलेटेड हैं, तो x और y रिलेटेड है मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी, 0 की तरफ जाएगी, और बिकॉज y और z रिलेटेड हैं तो ये डिस्टेंस भी 0 की तरफ जाएगी. सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 0, दैट इज 0. बट ये नंबर आप जान रहे हैं ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इसकी लिमिट ले रहे हैं, यानी ये हमेशा पॉजिटिव या 0 है, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 0 आ सकता है. सो दिस लिमिट इज 0. d of x and yn, x and zn is equal to 0, and this implies x is related to z. Hence this relation is an equivalence relation. Do you agree at this point or not? क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? क्या काम होता है पता है इक्विवेलेंस रिलेशन का आपको? सर पार्टीशन कर देता है इक्विवेलेंस रिलेशन सेट का पार्टीशन कर देता है. और किस में पार्टीशन करता है? सर इक्विवेलेंस क्लासेस में. ठीक. Distinct हमारे पास ये इक्विवेलेंस ये सेट था और इसमें क्या हो गया, इसमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया. तो अगर हम इस ये एक नोटेशन होता है कि इक्विवेलेंस क्लासेस को लिखने का, तो इसको हम लोग अगर एम कैप का नाम दे दें तो ये क्या हो गया, ये सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस हो गया सच दैट x बिलोंग्स टू m बार. x क्या है? x इज ए कोसी सीक्वेंस. समझ में आ रही है बात? यस सर. नाउ ऑन दिस सेट वी विल डिफाइन ए मैट्रिक. सर जो एम कैप लिखे हैं सर वो यहाँ पे क्या है, पूरे जो पार्टीशन का सेट, एक सिंगल सेट? एम कैप जो है कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशंस. हर पार्टीशन Okay, से sir. एक एक रिप्रेजेंटेटिव लिया, यानी दिस इज द सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस. दिस इज द सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एम बार. ठीक है, मान लीजिए ये एम बार था आपका, एम बार का पार्टीशन हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन के कारण. हर पार्टीशन से एक एक एलिमेंट को चूज किया. एक मान लीजिए इसमें एक x आया, तो ये पूरा क्लास कौन हुआ, इस पूरी क्लास को बोलेंगे ब्रैकेट x. यहां से y है तो इस पूरी क्लास को क्या बोलेंगे, ब्रैकेट y. तो एक एक क्लास से एक एक रिप्रेजेंटेटिव लेते गए और यहां रख दिए. सो दिस इज द सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एम बार. ठीक. एक एक क्लास में कौन एलिमेंट है, एक एक क्लास में वो रिलेशंस, वो कोसी सीक्वेंसेस हैं जिनमें आपस में जो टर्म्स की दूरी है वो 0 की तरफ टेंड कर रही है ना. एक क्लास में अगर दो एलिमेंट हैं यानी दो कोसी सीक्वेंस हैं, तो एक ही क्लास में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम n बढ़ाते जा रहे हैं उन कोसी सीक्वेंस के टर्म्स के बीच की दूरी वो 0 की तरफ जा रही है. मतलब दोनों कोसी सीक्वेंस एक ही तरफ बढ़ रहे हैं, उनके टर्म्स सेम होने लग रहे हैं लगभग. यही मतलब हुआ ना, उनके बीच की दूरी 0 की तरफ जा रही है, उसका मतलब यही है. चलिए हम इस सेट के ऊपर एक मैट्रिक डिफाइन करते हैं. सेट मिल गया हमको, एक मैप डिफाइन करते हैं. डिफाइन अ मैप d cap from m cap cross m cap to r as d cap किसके ऊपर लगेगा, x के ऊपर लगेगा और y के ऊपर लगेगा, is equal to limit n is going towards infinitive d of x and yn. ठीक है, where
x इज इक्वल टू xn, कहाँ का एलिमेंट है ये, m बार का, एंड y इज इक्वल टू yn, ये कहाँ का एलिमेंट है, ये भी m बार का एलिमेंट है। ठीक है, m बार का एलिमेंट था, जब उसका हमने ब्रैकेट लगा दिया तो क्लास बन गई, यानी m कैप का एलिमेंट हो गया। तो ये मैप इस तरह से डिफाइन किया हमने। समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, यस सर। लेकिन देखो, जब भी मैप हम लोग ना इक्विवेलेंस क्लास से डिफाइन करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि वो मैप एक्चुअल में है या नहीं, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि एक ही इक्विवेलेंस क्लास को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। और जब आप इस मैप की डिफिनीशन को देखिएगा तो इधर की तरफ तो जो रिप्रेजेंटेटिव हमने इक्विवेलेंस क्लास से चुना है उसी सीक्वेंस के nth टर्म्स आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरी मैप जो है, अगर रिप्रेजेंटेटिव चेंज करेंगे तो मैप चेंज हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो ये मैप नहीं रह जाएगी। मैप का मतलब है कि एक एलिमेंट की, जब दोनों एलिमेंट फिक्स कर दिए तो उसकी इमेज वही आनी चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं सर। अच्छा, फिर से हम बताते हैं। यानी हमने यहां लिख तो दिया डिफाइन ए मैप, लेकिन एक्चुअल में ये मैप है या नहीं इसको हमको चेक करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। डी कैप इज वेल डिफाइंड और नॉट, ये हमको देखना है। देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम इक्विवेलेंस क्लास से कोई मैप डिफाइन कर रहे हैं तो एक इक्विवेलेंस क्लास को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये तो एग्री कर रहे हो ना? एक इक्विवेलेंस क्लास को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यस सर। जैसे हम आपको रिकॉल कराते हैं, मान लीजिए कि हमने z लिया एक सेट, z के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया, और वो रिलेशन है x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x इज कॉन्ग्रुएंट टू y मॉड सम नंबर ले लिया, मान लीजिए हमने लिख दिया मॉड 2। ठीक है, तो जब मॉड 2 हमने लिख दिया तो पूरा z क्या हो गया, दो हिस्से में बढ़ गया। दो इक्विवेलेंस क्लासेस की बनेगी, एक बनेगी इवन नंबर की और एक बनेगी ऑड नंबर की। तो इवन नंबर की जो इक्विवेलेंस क्लास है उसमें अगर 0 लेंगे तो इक्विवेलेंस क्लास क्या बनेगी, इवन नंबर की, और इसी को हम लोग 2 से भी डिनोट कर सकते हैं और इसी को 4 से भी डिनोट कर सकते हैं। डू यू एग्री और नॉट? और ऑड नंबर की जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो इस तरह से लिखी जा सकती हैं, सब बराबर है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई मैप हम डिफाइन कर रहे हैं और वो 0 1 को इन्वॉल्व कर रहा है तो उसकी कुछ वैल्यू आ गई। लेकिन अगर 0 की इस क्लास को हम ब्रैकेट 2 से डिनोट कर रहे हैं और उस मैप में ये वैल्यू 0 की बजाय 2 रखने पे कुछ वैल्यू और दूसरी आ गई, तो इसका मतलब वो तो मैप नहीं रह गया, क्योंकि 0 ब्रैकेट या ब्रैकेट 2 एक ही चीज है हमारे लिए। ठीक है ना? Yes, sir. मैप की क्या प्रॉपर्टी होती है? मैप की प्रॉपर्टी होती है कि इस पॉइंट की इमेज एक ही आनी चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर हम 0 यूज कर रहे हैं तो इमेज कुछ और आ जा रही है, और इसी की जगह अगर हम 2 यूज कर ले रहे हैं और इमेज कुछ और आ जाए, then this is not a map. So this सर, problem, yes, सर एक ही पॉइंट की दो इमेज आ रही है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए प्रॉब्लम है। तो हमको चेक करना है कि अगर हम 2 रिप्रेजेंटेटिव लेंगे तो इमेज बदलेगी नहीं। सो सपोज I take this x bar is equal to some x dash। मान लीजिए कि एक ही क्लास को लिखने का 2 रिप्रेजेंटेटिव है और इस क्लास को लिखने का भी 2 रिप्रेजेंटेटिव है। I have another representative for this class. What we need to show, we are to show if I determine the distance d cap between x and y, then this will be same as the distance between x dash and y dash। ये हमको दिखाना पड़ेगा। Do you agree or not? Now what is x? X is a cossequence, x dash is a cossequence, y is a cossequence and y dash is also a cossequence। तो मान लेते हैं हम लोग, सपोज x is equal to xn, y is equal to yn, x dash is equal to xn dash, this is a cossequence, and y dash is equal to
y and s. These all are Cauchy sequences. Suppose this is the situation. ठीक है? Now, if I determine the distance between xn dash and yn dash, अगर इनके बीच की हम दूरी निकालें, then what can we say? इसको हम लोग लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन xn डैश, और बीच में एक xn डाल देते हैं, प्लस डिस्टेंस बिटवीन xn एंड yn डैश. लेकिन हमको पता है xn और yn डैश में तो कोई कंपैरिजन है नहीं हमारे पास. See, what is the meaning of that this x bracket x and bracket x dash are equal? This simply means that x is related to x dash, तभी तो एक इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे, और दोनों रिलेटेड हैं. इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन xn and xn dash as limit n is going towards infinitive is equal to 0. यही तो डेफिनेशन थी इक्विवेलेंस रिलेशन की. और इसी तरह से यहाँ पे y और y dash रिलेटेड हैं. इसका मतलब है लिमिट n is going towards infinitive, distance between yn and yn dash, this is 0. तो xn और xn dash को हम कंपेयर कर सकते हैं. yn और yn dash का कंपैरिजन हमारे पास है, लेकिन ये xn और yn dash का कोई कंपैरिजन नहीं है. तो इसको हम लोग बीच में एक और टर्म डाल देते हैं. वी कैन राइट इट एज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन xn dash xn प्लस डिस्टेंस बिटवीन xn, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं yn प्लस डिस्टेंस बिटवीन yn and yn dash. Can we write it like this? Now take limit on both the sides. This implies limit n is going towards infinitive, distance between xn dash yn dash is less than equal to limit n is going towards infinitive, distance between xn dash xn plus limit n is going towards infinitive, distance between xn and yn plus limit n is going towards infinitive, distance between yn and yn dash. Do you agree? But you know this is 0 and this is also 0. So we can say that limit n is going towards infinitive, distance between xn dash and yn dash is less than equal to limit n is going towards infinitive, distance between xn and yn. Now what is the meaning of this limit? इस लिमिट का क्या मीनिंग है बताइए तो. इस लिमिट का मीनिंग है कि d cap of this x dash and y dash is less than equal to d cap of x and y. समझ में आ रहा है? अब इस पूरे एक्सप्रेशन में, now in the whole expression, wherever there is dash, remove that dash, and where there is not any dash, put dash. तो सारा चीज चेंज हो जाएगा. लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई एन आ जाएगा, और राइट साइड में डैश और नॉन डैश को इंटरचेंज जब हम करेंगे तो ये पूरी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी. सो आई कैन राइट हियर सिमिलरली we can show that d cap of this x and y is less than equal to d cap of x dash and y dash. Hence, d cap of xy is same as d cap of x dash y dash. इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये मैप एक वेल डिफाइंड मैप है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम रिप्रेजेंटेटिव अलग करेंगे तो भी मैप में बदलेगा नहीं कुछ.
हालांकि देखने से यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये मैप पूरी तरह से एक्स और वाई पे डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन और वाई एन लिया गया है। इज दिस ओके? यस सर। नाउ हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो एम कैप है डी कैप के साथ मिलकर एक मैट्रिक स्पेस बनाएगा। सो नाउ माय क्लेम इज दैट क्लेम एम कैप डी कैप, this is a metric space. Proof हम छोड़ दें आप लोग के लिए।